द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, कुछ 5-7 दिन से ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के अंदर कुछ सेलिंग आती चली जा रही है और बाज़ार उठता है लेकिन फिर सेलिंग आती है। तो ये शो करता है कि सेल ऑन एवरी राइज का जो फॉर्मूला है वो ऑपरेटर्स ने अडॉप्ट कर लिया है। और ये जो अडॉप्शन है ये क्या है, वास्तव में क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, इसके पीछे इस पर विचार करना, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो एक तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आपके जितने भी प्रश्न आते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ, और कोई बाई चांस रह भी जाता है तो उसको आप दोबारा रिपीट कर दें प्लीज़। आप उस क्वेश्चन को, मेरा किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड करने का कोई इरादा नहीं। आई विल रिप्लाई टू एवरी क्वेश्चन इन द सिंसियर मैनर, इन द वेरी with full clarity I will reply all the questions। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछें वो क्वेश्चन साफ पूछें, उसमें क्या पूछना चाहते हैं स्पेसिफिकली आप पॉइंट बताएं कि आप किस पॉइंट पर मेरा गाइडेंस चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस बारे में। तो सवाल ये है कि ये सेलिंग आती जा रही है, एफआईज भी माल खूब बेचे चले जा रहे हैं, और आप देखिए 7-7.5 महीने ख़त्म हुए हैं आज इस चालू वित्त वर्ष के, नहीं कैलेंडर ईयर के। तो चालू कैलेंडर ईयर के अंदर आप देखिए कि अभी तक करीब 1,55,000 करोड़ का माल तो बेच चुके हैं एफआईज, जबकि ठीक है डीआईज ने 3 लाख करोड़ का माल खरीद भी लिया उसके बदले। तो और इसी कारण से यहाँ टिका हुआ है, अदरवाइज तो ये निमट जाता। आपको मैं बता रहा हूँ, सन 2008 में जो बाज़ार में अमेरिका के अंदर जो सब प्राइम के कारण गिरावट आई थी, उस गिरावट में एफआईज ने मुश्किल से माल बेचा था 35,000 करोड़ रुपए का 4-5 महीने के पीरियड में। उसमें जो निफ्टी था वो लेस देन 50% टूट गया, मोर देन 50% टूट गया था। सेंसेक्स मोर देन 50% टूट गया था, और शेयरों की जो कैश के शेयर थे चटनी हो गई थी। आप अभी तो इतनी भारी सेलिंग के बावजूद भी हिंदुस्तान के शेयर मार्केट खड़े हैं, और उसके लिए आई अवार्ड ए वर्ड ऑफ थैंक्स टू द रिटेल इन्वेस्टर। दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन ए बिग मैनर टू द मार्केट। और उसमें कुछ सरकार की नीतियों का प्रभाव है। एक अच्छी सरकार के कारण, एक डायनेमिक गवर्नमेंट के कारण ये सब हो पा रहा है। अदरवाइज कोई वैसी सरकार होती तो खेल ख़त्म था। मैं आपसे बता रहा हूँ, सब कुछ बर्बादी थी, और हम लोगों ने बहुत बर्बादी झेली है इस चक्कर में कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इतने डायनेमिक नहीं हुआ करती थी। ये सरकार ने तो कुछ ऐसी हर क्षेत्र के लिए ऐसी पॉलिसीज तय की हैं कि उन पॉलिसीज के कारण वो जो सेक्टर है वो दब नहीं पाए, उठेगा चलेगा उसे। तो सवाल ये है कि गिरावट के कारण क्या होते हैं, क्या क्या कारण हैं, उन पर विचार करते हैं। एक तो एफआई सेल करें, नंबर 1 पॉइंट, उसके अगेंस्ट में तो डीआईज खरीद रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं ना, वो कुछ कंपनियों के रिजल्ट कमज़ोर हैं, वीक रिजल्ट्स हैं। अब उसका कारण हो सकता है चुनाव था, भयंकर गर्मी थी, भीषण गर्मी थी, उसके कारण भी इक्विटीज देखिए रुकी हैं। थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में रुकावट आई है, लॉजिस्टिक सर्विसेज में रुकावट आई है। आदमी मार्केट में जाता ही नहीं था, गर्मी के कारण दिन में जाता नहीं था, रात को बाज़ार बंद हो जाते, तो डिमांड सिनेरियो कम हो गया। ऑटोमोबाइल की सेल पर भी थोड़ा फर्क पड़ा है। तो ये टेम्पररी है या स्थायी है, आगे आती चली जाएगी गिरावट, ये कहना इस स्टेज पर मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन इस स्टेज पर मुश्किल है। थोड़ा एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू नहीं हो जाए। तनाव दोनों तरफ से है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, नाटो, इन सब की तरफ से भी मजबूती ये है कि जैसे ही ईरान हमला करेगा ईरान की चटनी कर देंगे। तो मुझे लगता तो ये है कि ये वार होगी नहीं, खाली टेंशन होके ही रह जाएगी मतलब। तो अब चलते हैं, ये 4-5 कारण है, ये कोई बहुत बड़े कारण हैं। कभी भी इन कारणों से इस तरह, अच्छा ब्याज की रेट बनी हुई है, अच्छा ये तो उधर विचार करेंगे, मतलब उस पर बेटरमेंट साइड पर करेंगे।
तो ये मंदी के कोई खास कारण नहीं, जियो पॉलिटिकल टेंशन, इंडिया वैसे ही प्रभावित नहीं होता है। थोड़ा बहुत क्रूड की प्राइसें तेज़ हो सकती हैं, गैस और क्रूड ये तेज़ हो सकते हैं। और जो गर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है, अच्छा है ना। कुछ एफआईज की सेलिंग है, उससे ज़्यादा डीआईज खरीद रहे हैं। तो अब अपन चलते हैं कि मार्केट क्यों नहीं टूटेगा, बाजार में मंदी क्यों नहीं आ सकती, उन कारणों पर विचार करते हैं। एक तो पहला काम तो एक सरकार की पॉलिसी बहुत डायनेमिक है, हर क्षेत्र के लिए डायनेमिक मैंने बताया। पावर सेक्टर के लिए डायनेमिक ये है कि पावर सेक्टर जो एसईबीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर खरीदते हैं, उनके पेमेंट का शेड्यूल तय कर दिया, कंडीशन तय कर दी, अगर डिले करेंगे ब्याज देना पड़ेगा। तो इसलिए वो टाइमली पेमेंट मिल रहा है। ये पावर सेक्टर के उठने का कारण सिर्फ ये है कि इनको कोयला मिल रहा है एक तो, और एक इनको पेमेंट टाइमली मिल रहा है, तो लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, इनका ब्याज का बर्डन कम हो रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली है। नंबर 2 कारण गवर्नमेंट की डायनेमिक पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में शानदार पॉलिसी है, कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ी है, पीएलआई स्कीम के कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो, सेमीकंडक्टर चिप, ये सारे प्रोजेक्ट लगेंगे, मतलब लग रहे हैं, पावर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अल्टरनेट एनर्जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ये लाखों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ी रहेगी। कोई एक क्वार्टर में मान लीजिए किसी कारण से कोई कंपनी की वर्किंग, अगर सीमेंस और एबीबी की वर्किंग थोड़ी हल्की आ गई इस क्वार्टर में, डजेंट मीन मंदी आ गई है, थोड़े बहुत स्लाइड डिफरेंस से चलेंगे, ये बिजनेस है। देखिए कोई कंसाइनमेंट नहीं गया, कोई कंसाइनमेंट नहीं गया, मान लो डिले हो गया, कोई प्लांट में छोटी मोटी खराबी आ गई, इस कारण हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, उसके ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाए, ये बातें सब चले। इस कारण से इसका मतलब नहीं है कि वो सेक्टर खराब हो गया या कंपनी खराब हो गई। तो अब सवाल एक, पहला तो गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके कारण ये मैंने बता दिया है। बेटर मानसून आया, इस बेटर मानसून के कारण कम से कम 1% जीडीपी बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बूस्ट अप, रूरल डिमांड विल बूस्ट अप, ऑटोमोबाइल डिमांड विल बूस्ट अप, ट्रैक्टर खूब बिकेंगे, मोटरसाइकिल खूब बिकेंगी। तो ये सारा उसके कारण टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी जान आ सकती है, एफएमसीजी सेक्टर में जान आ सकती है, डिस्क्रिशनरी सेक्टर में जान आ सकती है, क्योंकि सामान बिकेंगे, भाई सीमेंट बिकेगा, मकान बनाएंगे किसान, गोदाम बनाएंगे, है कि नहीं। तो इस कारण से रूरल डिमांड बूस्टअप करेगी, तो इसके कारण एटलीस्ट 1% जीडीपी तो इसके कारण बढ़ जाएगा, आप देख लो। दूसरी बात, ब्याज की रेटों में कटौती की संभावना बन रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन आ गया, मतलब इन्फ्लेशन 3.56% ही रह गया। ये तो इन्फ्लेशन हमने कभी सुना ही नहीं, ये तो शायद सन 2005 के आसपास की बात है, जब अटल बिहारी सरकार गई थी उसके आसपास की बात है, 8-9 के आसपास की बात है, वो भी 4, 4.5, 5 के आसपास था। 3.56 तो हमने सुना ही नहीं कभी। रियली वंडरफुल। तो ब्याज की रेटें घटेंगी, अमेरिका ने ब्याज की रेट घटाई, इंडिया भी घटा देगा। नंबर 2 बात, इन्फ्लेशन डाउन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट रेट घटाएगा, और जीडीपी बढ़ना ही बढ़ना है। उस कारण से एक ये थोड़ा सा ये माइनिंग जजमेंट आया है, ये थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, इसको पढ़ेंगे देखेंगे क्या है। अभी घोषित डिक्लेयर हुआ ही है, वो रिजल्ट है, सुबह शाम में देखते हैं, रिजल्ट को आने दीजिए, मतलब इंटरनेट पे आने दीजिए, फिर पढ़ेंगे। बाकी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया ही नहीं था, अब लगा देंगे, हाँ लगा देंगी, तो वो भी 2005 से लागू कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट का ये तो इंटेंशन जारी हो गया, जितना सा कुछ खबर आई उस हिसाब से। तो देखा जाएगा कितना क्या टैक्स लगा देती हैं, क्या लगाती हैं। इसमें कई तरह की पॉलिटिकल प्रेशर्स आएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी तो गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देते हैं, मतलब तो वो कहेंगे मारोगे क्या भाई। जो बीजेपी एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स है ना, जहाँ बीजेपी का राज है, वहाँ प्रेशर कम आएगा माइनिंग कंपनीज पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया था कि भाई ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। तो मैं समझता हूँ जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें ये असर नहीं आएगा। जहाँ जहाँ भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में माइनिंग है, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये मेजर माइनिंग स्टेट है, राजस्थान है, काफ़ी माइनिंग है इनमें, तो इनमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उन पर प्रेशर कम है। दिस इज़ ए फैक्ट। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में अब चुनाव होंगे
और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट अब देखो कितना क्या माइनिंग पे लगाती है, क्या करती है, ये देखा जाएगा अलग से। अभी टाइम लगेगा उसमें, फिर 12 साल का टाइम दिया है उन कंपनीज को, विदाउट नो इंटरेस्ट नो पेनल्टी। इतनी खबर तो आ गई, ये देख ली मैंने, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अब ऐसी सूरत में थोड़ा सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। भाई जो होल्डिंग्स आपकी हैं, और जैसे पावर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए माइनिंग मेटल में हैं, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें अगर मान लो अच्छा खासा प्रॉफिट है, ऑटोमोबाइल है, 20-25% को निकाल लीजिए, पैसा 20-25% पैसा निकाल लीजिए, और उसको निकाल करके, और डिफेंस सेक्टर में कोई लकुना नहीं, डिफेंस की हेल्थ हमेशा कायम रहेगी, अगले 4 साल 5 साल तक तो हेल्थ रहेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास में मझगांव डोक है, गार्डन शिप है, कोचीन शिप है, इनके पास में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से इतने ऑर्डर्स हैं, और इतने और मिलने वाले हैं। अभी अब बजट सेशन समाप्त हुआ है, अब मिलेंगे ऑर्डर 2-5-10 दिन में, कभी भी मिल सकते हैं ऑर्डर्स। तो इनके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो रेट के मामले में भी इतने वाइबल रेट्स देगी ताकि ये सर्वाइव कर सकें, चल सकें। इसलिए कोई डिफेंस ठीक है, IT सेक्टर बहुत अच्छा है, अच्छा होने जा रहा है, मतलब फार्मा फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसमें अभी और दम है वहाँ। और FMCG सेक्टर में भी कुछ सेलेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और कैपिटल गुड सेक्टर में भी कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं, जो अच्छी जमी हुई कंपनियां, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, दिक्कत की रिस्क फैक्टर नहीं है। और कैपिटल गुड्स में वो कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका नाम मैं थोड़ा सा बताने में ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये बात है, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका फ्लेयर अप होगा इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए जो झटके फटके कोई आ भी रहे हैं ना, तो एक तो अच्छे शेयर हैं तो उनको कोई घाटे में बेचने की आवश्यकता नहीं, घबरा कर मत बेचिए, खड़े रहिए आप। ये जो याद करते हैं साहब आज के 15 साल पहले मेरे पास फला शेयर थे, आज इतने हो गए, तो बीच में अब वो बेचे, कौन बेचना चाहता है अच्छी चीज़ को, कोई नहीं बेचता। लेकिन उस समय कोई झटका आया होगा छोटा मोटा, और उसे डर करके उसने बेच दिया बेचारे इन्वेस्टर ने। तो उससे डर, छोटी मोटी बातों से डरिए मत, मतलब घबराइए मत। आप अगर अच्छा शेयर है, क्वालिटी शेयर है, आप स्टैंड करिए, खड़े रहिए। आप बहकाने वाले, इंटरप्रिटेशन करने वाले बहुत मिल जाएंगे। और ये जो बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, मेरा इनसे भी अनुरोध है कि बजाय ये ट्रेडिंग के दाव पेच बताने के, ये लोगों को फंडामेंटल्स के ऊपर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुला करके, और कम से कम मार्केट आवर्स में, ना सही मार्केट आवर्स के बाद में भी, मतलब 2-3 जो शेयर हैं उन पर एक खुली डिबेट करवाएं, घंटे 1.5 घंटे की, रोज़ाना एक टाइम फिक्स करके उस पर डिबेट करवाएं, उसकी मेरिट डिमेरिट दोनों कहें वो आदमी। इस तरह का है, किसी मैनेजमेंट को बुलवा लें या मैनेजमेंट से खुल करके सवाल पूछे जाएं। लोगों का पैसा लगा हुआ है, क्यों नहीं पूछे जाएं सवाल। लेकिन मैनेजमेंट भी बिजनेस चैनल से पर्दे के पीछे तय हो जाता है कि साहब ये सवाल मत पूछना, यही पूछना, ये सारी बातें ठीक नहीं है, इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। मैं देखता हूँ टीवी पर, जो पूछने के सवाल है वो तो पूछते ही नहीं ये लोग, और जो ना पूछने के फालतू के सवाल है वो पूछ लेते हैं। कौन काल में भी मैं देखता हूँ, जो जाते हैं लोग पूछते हैं, सुनता हूँ कौन काल में, यानी किसी की टांग पूछ ली, किसी का हाथ पूछ लिया। अरे भाई आप तो सर्वाधिक एक कंबाइंड एक न्यूज़ पूछिए कि आपकी कंपनी का सेल कितनी बढ़ जाएगी इस साल में, आपके मार्जिन्स कितने रह जाएंगे, कितने घटेंगे, बढ़ेंगे या स्टेबल रहेंगे, आपका कितने कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके प्रोडक्शन में आने वाले हैं, आपका कैपेक्स क्या है, उस कैपेक्स से आप कौन कौन से प्लांट लगा रहे हो। इस तरह का कोई क्या पूछेंगे, अरे वो सब फला प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट के अंदर अमेरिका में सप्लाई ऑर्डर कितने मिल जाएंगे। अरे भाई सरकारी अमेरिकन सप्लाई ऑर्डर से क्या होगा, और जगह कितना बेचेगा, टोटल पूछे ना यार उससे कितना आपके, या आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी पूछते हो, मान लो 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, चलो आपने एक प्रोडक्ट, कम से कम यही पूछो कि आपके इस प्रोडक्ट में कितनी ग्रोथ आ जाएगी, मार्जिन कितने रहेंगे, वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है इसके रेट्स की, प्रोडक्ट के रेट्स की, प्राइसिंग पोजीशन क्या है इसकी, रॉ मटेरियल पोजीशन क्या है, फिनिश प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, रॉ मटेरियल की पोजीशन क्या है, रेटों में कितना उठाव संभावित है, मार्केट साइज क्या है इस प्रोडक्ट का,
कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसे टूटे फूटे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई मतलब नहीं निकलता उनका सवालों का। तो अब ठीक है, अब चर्चा कर लीजिए, थैंक यू। मैं अब ये व्यवस्थाएं तो जैसी हैं वैसी रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को संभाल के रहिए और अपने सेफ्टी मेजर्स पूरे तरह से साथ रखिए। किसी की मतलब धोखाधड़ी में मत आइए, किसी के ये जो मतलब कोई मोगेरी लाल टाइप को स्वप्न दिखाए उनमें मत आइए, और बहुत संभल के काम कीजिए, अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरा यही कथन है। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।